बिहार समेत देश के तमाम परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक स्वर्णिम मौका। बिहार में सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के पद पर भारी संख्या में बहाली की घोषणा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी करेगा। चयन की प्रक्रिया पूरी, तो आप हो जाइए तैयार और जानिए कैसे होगी बहाली और कौन लोग बनेंगे बिहार में दरोगा। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने एसआई पद पर 1998 और सर्जेंट पद पर 215 पदों के लिए लाया रिक्ति। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन दानापुर पटना के द्वारा जो 2 पदों के लिए विज्ञापन लाया गया है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई का पद और दूसरा जो है सर्जेंट के पद, हम इस विज्ञापन के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कितने पद हैं, किस तरह से चयन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, किस तरह से चयन किया जाएगा, चयन का परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, कैसे लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, और किस तरह से अंतिम रूप में जो है रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि आप परीक्षा को क्रैक कर सकें और सफलता के द्वार तक पहुंच सकें। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का पद जो है, एसआई का पद, सब इंस्पेक्टर का पद जो है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आपको थानेदार की हैसियत से ज़िले में बिहार पुलिस सेवा में काम करने का मौका मिलता है। आप समझ लीजिए कि मेरी राय है कि अपने इकाई में सबसे पावरफुल पद जो है पुलिस का ही है, और वह लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम तरह के व्यवस्थाओं में पुलिस की निर्णायक भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का पद प्राप्त करते ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद कई तरह के फायदे आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे। प्रत्यक्ष फायदा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, रोजगार आपको मिला, इसके अलावे तुरंत अच्छे घरों में शादी वगैरह जो है हो जाती है और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। प्रतिष्ठा का जो मामला है वह समाज में एकाएक बढ़ जाता है। तो आइए हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप समझिए कि जो एडवर्टाइज पद हैं, जो विज्ञापित पद हैं, वह 2 पद है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का और दूसरा है सर्जेंट का। चयन की जो प्रक्रिया होगी वह कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, जो आवेदन आप डालेंगे, इस बार ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसे आप www.bpsac.bih.nic.in पर आवेदन करेंगे। आवेदन ऑनलाइन जो है होगा, जो 16 अगस्त 2020 से शुरू होगा, और ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वह 24 सितंबर 2020 है। अगर हम विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या 03/2020 है। हम नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट की, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पदों के लिए विज्ञापन आया है, तो एसआई पद के लिए 1998 यानी 1998 और सर्जेंट के लिए 215 पद यानी कुल मिलाकर के जो है 2213 पदों के लिए विज्ञापन जो है लाया है बीपीएसएससी ने। अब थोड़ा हम इसके नौकरी के चार्म यानी इसके जो इकोनॉमिक पक्ष है उसको जान लें। पे स्केल जो है इसका लेवल 6 का है, या 35,400 से 1,12,400 के स्केल वाली नौकरी है, यानी खूब बढ़िया नौकरी है। थानेदार की हैसियत होगी, समाज में प्रतिष्ठा अलग और देश सेवा का मौका भी अलग मिलेगा। आप पुलिस की सेवा में होते हैं तो आपको देश सेवा का मौका मिलता है, समाज सेवा का मौका मिलता है, निर्बल असहायों को सीधा फायदा पहुंचाने का मौका मिलता है। न्याय के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, यानी आपके मार्फत से जो न्याय की पहुंच है वह समाज के बिल्कुल जिनको रिक्वायर्ड है, जिनके लिए आवश्यक है, उन तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम जानें कि कैसे लोग आवेदन करेंगे। सबसे पहले जानिए कि एसआई का पद है और सर्जेंट का पद है, तो आप इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट, यानी आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और वह ग्रेजुएशन कब का होना चाहिए? 1 अगस्त 2020 से पहले का होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट के समकक्ष कोई एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है जो ग्रेजुएट के समकक्ष है, इक्विवेलेंट है, तब भी आप एलिजिबल हैं, जो कि
डिग्री आपकी 1/8/2020 से पहले आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसमें एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो एज काउंट जो है 1 जनवरी 2020 के आधार पर जो है एज की गणना की गई है और अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एज बार रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें मिनिमम एज बार की तो सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मिनिमम यानी न्यूनतम आयु की सीमा 20 साल है, यानी कम से कम 20 साल आपका उम्र होना चाहिए, 20 ईयर्स आपका होना चाहिए। और एज काउंट किस तारीख से होगा? 1 जनवरी 2020 से होगा। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें, जनरल कैंडिडेट में मेल यानी पुरुष सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो इनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 37 रखी गई है। आपको मैं फिर से बता दूं कि एज की सीमा यानी एज काउंट जो होगा, एज के न्यूनतम और अधिकतम सीमा का जो निर्धारण होगा वह 1 जनवरी 2020 की तिथि के अनुसार होगा। अगर हम ओबीसी ईबीसी के पुरुष उम्मीदवारों की बात करें यानी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, तो इनके अगर हम उम्र की बात करें तो मिनिमम यानी न्यूनतम उम्र 20 साल निर्धारित की गई है, जबकि मैक्सिमम उम्र जो है अधिकतम उम्र सीमा 40 साल की रखी गई है। यानी न्यूनतम आपका 20 साल कम से कम उम्र होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, चाहे वह जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हों, चाहे ओबीसी की हों या ईबीसी की हों, तो न्यूनतम मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है 20 ईयर्स रखा गया है, जबकि मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स रखा गया है। अगर एससी एसटी के मेल और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उम्मीदवारों की बात करें तो न्यूनतम आयु की सीमा 20 साल है और मैक्सिमम अधिकतम आयु की सीमा 40 साल है। फिर से मैं आपको एक बार याद करा दूं कि जो एज की गणना होगी वह 1 जनवरी 2020 की तिथि के अनुसार होगी और आपका ग्रेजुएट होना जो है, शैक्षणिक अर्हता के लिए जो ग्रेजुएट होना है वह 1 अगस्त 2020 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम फिजिकली फिटनेस की बात करें, हाइट की बात कर लें तो हाइट में जनरल कैटेगरी के मेल के लिए और ओबीसी मेल के लिए जो मिनिमम हाइट रखा गया है वह 165 सेंटीमीटर है, जबकि ईबीसी एससी और एसटी मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट रखा गया वह 160 सेंटीमीटर है, जबकि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वह 155 सेंटीमीटर है। इनके साथ एक और कंडीशन जुड़ा हुआ है, महिलाओं का, सभी वर्ग की महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। इसके अलावा इनका वजन कम से कम 48 केजी हो, जबकि पुरुष वर्ग में वजन की कोई सीमा नहीं है। दूसरी जो बात है कि छाती का माप पुरुष वर्गों के लिए जो है जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, जबकि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी फुलाए और बिना फुलाए के बीच में 5 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस होना चाहिए। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो छाती बिना फुलाए उसकी माप 79 सेंटीमीटर, जबकि फुला करके उसकी माप जो है 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी फुलाए और बिना फुलाए छाती के माप की जो गणना होगी उसके बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि आखिर किस तरह से जो है आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम में आपको सेलेक्ट करने का जो है बीपीएसएससी द्वारा क्या प्रक्रिया रखी गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2 चरणों का, 2 स्टेज का एग्जाम होगा। प्रथम चरण का जो एग्जाम होगा उसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या टेस्ट कहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानेंगे, जबकि दूसरे चरण का जो एग्जाम होगा वह मुख्य परीक्षा के नाम से, मेंस एग्जाम के नाम से जानेंगे। तो जैसे ही मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे यानी तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए आपको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करें तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वह एमसीक्यू होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे उसमें, और जो सिलेबस है उसमें उस पेपर वह सिंगल पेपर होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सिंगल पेपर होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस कवर होंगे सिंगल पेपर में, यानी एक पेपर का एग्जाम होगा, वह जो सिंगल पेपर होगा उसमें क्वेश्चन कवर होंगे वो सामान्य ज्ञान यानी जीके से होगा और करंट अफेयर से होगा। जब जीके है तो आप समझ लीजिए कि जीएस का भी सेक्शन होगा। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया है प्रीलिम्स में वह मिनिमम 30% रखा गया है। अब आप जानिए कि इसमें कुल जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा कुल उसमें 100 सवाल होंगे और 200 मार्क्स है, यानी एक सवाल 2 मार्क्स का होगा।
परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्नों का जवाब देना है, जिसका मान क्या है 200 मार्क्स का है, यानी एक सवाल के जवाब के लिए आपको 1.2 मिनट मौका मिलेगा। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 60 मार्क्स लाना है, यानी 30 क्वेश्चन आपका कम से कम सही होगा, तभी आप प्रीलिम्स यानी पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपको बता दें कि जो पीटी का रिजल्ट होगा वह टोटल रिक्ति का, यानी एसआई और सार्जेंट दोनों मिलाकर के जो कुल रिक्ति है 2213, उस कुल रिक्ति की 20 गुना 20 टाइम्स जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। यानी एसआई के लिए 1998 गुने 20 बराबर हुआ आपको 39,960, जबकि सार्जेंट के लिए 215 गुने 20 यानी 4,300, कुल जो है 44,260 लोगों को प्रीलिम्स में पास घोषित किया जाएगा और उन्हें जो है मेंस देने का मौका मिलेगा। अब हम मेंस के बारे में जानें। मेंस के बारे में जानते हैं कि जो मेंस मुख्य परीक्षा होगा वह भी एमसीक्यू प्रकार का होगा। एमसीक्यू प्रकार का, लेकिन इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न पत्र होगा और एक मेरिट तय करने वाला एग्जामिनेशन होगा, जिसको सामान्य अध्ययन के नाम से जानेंगे। मेरिट तय करेगा। जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है वह सामान्य हिंदी का है। इसमें भी 200 मार्क्स के एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 100 सवाल होंगे और 100 बहुविकल्पीय होंगे, यानी 4 ऑप्शन होगा, 4 में से आपको एक का चयन करना है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक 2 घंटे का एग्जाम होगा और 120 मिनट में आपको 100 सवाल हल करना है और उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 सवाल जो है 200 मार्क्स, यानी एक सवाल 2 नंबर का होगा और आपको 30% आपको स्कोर करना है। यानी मेरिट में कहने का मतलब है कि जैसे आप 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है हिंदी क्वालिफाइंग का, तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाना है, तभी आपकी कॉपी जांची जाएगी मेंस की। अगर आप 60%, अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते, यानी 60 अंक नहीं लाते हैं हिंदी क्वालिफाइंग में, तो आपकी मेंस की कॉपी नहीं जांची जाएगी, चाहे आपने जीएस में कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। तो इसलिए हिंदी पे भी ध्यान देना है। हिंदी पर ध्यान देने का मतलब है कि आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन जो है सही करना है एग्जामिनेशन हॉल में। अब मैं थोड़ा बता दूं कि जो 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें निगेटिव मार्किंग का भी दोनों स्टेज पे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, यानी पीटी और मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था, हम उसकी भी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। जो दूसरा इसमें पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, हमने कहा कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य अध्ययन का होगा। अब आप देखिए प्रीलिम्स में सामान्य ज्ञान है सिलेबस में, जीके मुख्य रूप से और जीएस उसका सब्सिडी के रूप में है, यानी इसमें जीके और करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, जबकि जीएस का भी वेटेज जो है कुल मिला करके कहीं कम नहीं होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जीके और जीएस मिला करके ही सवाल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड किया गया है कि जीएस से सवाल होंगे और जीएस को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सब्जेक्ट उसमें शामिल होंगे। जीएस में अगर हम देखें तो जनरल साइंस, सिविक्स नागरिक शास्त्र, इंडियन हिस्ट्री है, न कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से सवाल होंगे, मैथ से सवाल होंगे, मेंटल एबिलिटी यानी जो बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक दक्षता वाले जो सवाल होते हैं, मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं, उससे कुल 100 सवाल होंगे, यानी एक सवाल 2 नंबर का, इस तरह से कुल 200 नंबर के जो है एग्जामिनेशन मेंस होगा। यानी जीएस का जो मेरिट बनेगा आपके जीएस के आधार पर बनेगा और वह जनरल साइंस से सवाल होंगे, नागरिक शास्त्र से सवाल होंगे, भारतीय इतिहास से सवाल होंगे, भारतीय भूगोल से सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के सवाल होंगे और मेंटल एबिलिटी के सवाल होंगे। इस तरह से कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 में आपको जो है इसी 100 प्रश्न, जो एक प्रश्न 2 मार्क्स का, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब आपको मेरिट अगर बनाना है, बेहतर करना है, तो आपको जीएस वाले सेक्शन को दुरुस्त करना होगा और यही मेरिट आपको बनाएगा, यही अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन कराएगा। जबकि इसका जो दूसरा पेपर है मेंस का, उसमें हिंदी को क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं 200 में। अब हम इसकी बात कर लें कि इसमें कितने लोगों का चयन किया जाएगा। देखा आपने कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, चाहे वह एसआई या सर्जेंट, दोनों की वैकेंसी का 20 गुना प्रीलिम्स लोग पास करेंगे और उन्हें मेंस का मौका मिलेगा, जबकि मेंस में कुल रिक्तियों का 6 गुना जो है क्वालिफाई करेंगे, जिनको फिजिकल टेस्ट के लिए जो है मौका मिलेगा। यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, दौड़ है,
कूद है, इस तरह की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है वो पास उसमें मौका मिलेगा। प्रीलिम्स में कुल क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या जो है 44,260 होगी, जबकि मेंस में जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए उनकी संख्या मात्र 13,278 होगी और उन्हीं को फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा। तो मेरिट के जो मेरिट लिस्ट बनेंगे वो मेंस के मार्क्स के आधार पे बनेंगे और वह भी मेंस का जो मार्क्स होगा वह जीएस के आधार पे बनेगा। जीएस को मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जो मेंस में दूसरा प्रश्न पत्र है जीएस का, उसमें जनरल साइंस से प्रश्न होंगे, सिविक्स यानी इंडियन पॉलिटी जिसको आप कह सकते हैं, नागरिक शास्त्र, इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास से सवाल होंगे, भारतीय भूगोल से इंडियन ज्योग्राफी से सवाल होंगे, मैथ से सवाल होंगे और मेंटल एबिलिटी से सवाल होंगे। अब यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स के परीक्षा की बात की गई है तो आप जानें कि आपको मैंने बताया कि एक प्रश्न जो है वह 2 मार्क्स का होगा और ये दोनों ही स्टेज में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। निगेटिव का क्या पैटर्न होगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर आपने किसी सवाल को गलत किया है तो 0.2 मार्क काटेंगे। यानी कहने का मतलब अगर हम सिंपल इसको सरल भाषा में समझाएं तो यदि आपने 10 सवाल गलत कर दिया तो आपके 2 अंक कटेंगे, यानी जितना भी आपने स्कोर किया है उससे 2 अंक आपके काट लिया जाएगा। यानी मान लिया जाए कि आपने जो है 70 स्कोर किया है और 10 आपने गलती की है तो 70 में से 2 घट जाएगा, यानी 68 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस तरह से मेंस में भी यही स्थिति है, यानी हर 10 सवाल पे गलत करने पे आपको 2 अंक कटेंगे, यानी 0.2 का निगेटिव है। इस तरह से हमने देखा कि मेंस और प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन का स्वरूप है वह क्या है। मेरिट लिस्ट के निर्धारण में अगर टाई की स्थिति होती है, अब टाई पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, मेरिट टाई जिसको कहते हैं। अगर आपने स्कोर बराबर किया मेंस में, मेंस के आपने जो है मेंस में हिंदी को क्वालिफाई कर लिया है, हिंदी क्वालिफाई का जो मार्क्स है वह नहीं जुटेगा मेरिट में। स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जो हिंदी में जितना भी आप स्कोर कीजिएगा उसमें मिनिमम 30% लाना है सिर्फ क्वालिफाई के लिए, वह जो है हिंदी का मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटेगा। यानी आपका जो मेरिट बनेगा वह जीएस के आधार पर बनेगा। अगर मान लिया जाए जीएस में 2 कैंडिडेट का स्कोर समान है तो उस स्थिति में दोनों का मान लिया जाए कि दोनों का स्कोर जो है 70-70 है। अब 70 है तो एक चौथा, मान लीजिए चौथा और 5वां मेरिट का निर्धारण होना है 4th नंबर पे, 5th नंबर पे। तो एज दोनों के स्कोर समान होने पे एज जिसका भी एज ज़्यादा होगा उसको वरीयता होगा, यानी 4th नंबर पे ज़्यादा एज वाले को वरीयता दी जाएगी, 4th नंबर पे डाला जाएगा और 5th नंबर पे जो है जो कम एज होगा उसको डाला जाएगा। अगर मान लिया जाए स्कोर भी समान हो जाए मेंस के जीएस का और एज भी समान हो जाए तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, जिसने भी ज़्यादा एकेडमिक्स में जो है एकेडमिक्स में डिग्री हासिल किया, जैसे मान लिया जाए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, अगर 2 ग्रेजुएट हैं, एज भी समान हो रहा है और स्कोर भी जो है इक्वल हो रहा है, तो वैसी स्थिति में और ग्रेजुएट भी दोनों हैं चूँकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है, लेकिन अगर उसमें से किसी ने पीजी किया है तो मेरिट में पीजी वाले को ऊपर स्थान मिलेगा। अब मान लिया जाए स्कोर भी समान है, एज भी समान हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी समान हो गया, तो उस स्थिति में क्या करना है। उस स्थिति में जो है नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जो एज का जो नेम के अल्फ़ाबेट हैं उसमें ए से जेड में जो पहले आएगा, जिसके नाम में अल्फ़ाबेट्स पहले आएंगे उसको जो है मेरिट में वरीयता दी जाएगी। यह मेरिट की बात हो गई, या मेरिट टाई की बात हो गई ना, कि मेरिट में अगर टाई हो जाए यानी समान स्कोर हो जाए तो ऊपर किसको रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे। और आप जान लीजिए कि जब मेरिट लास्ट मेरिट होगा जहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होगा उस पर आपको बेहतर करना है तभी आप ऊपर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो है अपने से ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवार के बराबर जो है स्कोर किया हो, तो वैसी स्थिति में एज वाले को, आपसे ज़्यादा एज वाले को मौका मिले, इसलिए आपको बेहतर परफॉर्म करना है और मेरिट टाई की स्थिति में नीचे के पायदानों पे नहीं फंसना है। अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो मिनिमम जो स्कोर करना है, जो रिजल्ट फाइनल प्रकाशित होगा उसमें मिनिमम एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए मिनिमम 32% स्कोर करना, 32% स्कोर करेंगे तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी मेरिट में स्थान पाएंगे। ईबीसी के लिए 34% है, ओबीसी के लिए 36.5% है और जबकि जनरल वाले के लिए 40% है। तो इतना आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। मेंस तो पास करने के लिए मेरिट में जितना स्कोर करेंगे उतना अच्छा मेरिट बनेगा, लेकिन मिनिमम इतना आपको स्कोर करना ही करना है, तभी आपको जो है
मौका मिलेगा। इस तरह से आपने देखा कि आपके बिहार में दरोगा बनने के लिए जो आपको चांस दे रहा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसमें आपको बिल्कुल कटिबद्ध होकर के लग जाना है, बिल्कुल फुल कमिटमेंट के साथ आपको लग जाना है और उसकी तैयारी बिल्कुल फुल एंड फाइनल कमिटमेंट के साथ करनी, क्योंकि दरोगा जी का पद आपको प्राप्त करना है। आपको समाज सेवा का मौका मिला, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, अच्छी नौकरी भी है। पे स्केल भी आपने देखा कि लेवल 6 का है और 34,400 से 1,12,400 का स्केल है। तो इस तरह से एक अच्छे पद प्रतिष्ठा वाली नौकरी, समाज सेवा का मौका, और आप जानिए कि आपके जो हर कार्य होंगे वह समाज में न्याय और गरीब दलित वंचित को जो है सेवा का मौका देने और उन्हें बराबरी के स्तर पर लाने के लिए आपका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से आप इस प्रतिष्ठित नौकरी को न सिर्फ आर्थिक लिहाज से देखें, न सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा से देखें, बल्कि एक मानवता की सेवा करने के हिसाब से और देश की सेवा, राज्य की सेवा करने के हिसाब से इसको आपको देखना चाहिए और इस चैलेंज को स्वीकार करना है कि मुझे एक मौका मिला है और इस मौके को जो है फाइनल अपॉर्चुनिटी के रूप में, इस अपॉर्चुनिटी को फाइनल रिजल्ट के रूप में जो कन्वर्ट करना है और इसमें जीएस एंड जीके वर्ल्ड जो मेरा यूट्यूब चैनल है वह भागीदार होगा और इसके लिए जीएस की तैयारी डे बाय डे जो है चलेगा। एसटीटी और बिहार एसआई और सर्जेंट के लिए जो जीएस है वह लगभग एक स्थिति का जीएस है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट इसमें अलग अलग हो जाए, जैसे जनरल साइंस वाली बात हो गई या जो भी चीज़ें हैं उसको हम बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल तरीके से कराएंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपसे मैं वादा करता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, बिल्कुल फ़ायदा होगा और अंतिम रूप से आप चयनित होंगे, इसका ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप न सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि न सिर्फ आपको फ़ायदा हो सके बल्कि आपके मित्र जो कुटुंब परिवार के लोग हैं जो कि बिहार एसआई और एसटीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको तत्काल फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।